Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is for all those students जिनके भी mind में ये doubt है ना कि like I have prepared for geoscientist और patent officer along with my PhD and उसी में मेरा selection हुआ है. Okay, तो आप सबको ये doubt रहता है कि क्या PhD के साथ हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं. तो इस क्वेश्चन का मैं बहुत ही क्लियर कट आंसर बताने वाली हूँ एंड जो भी सिचुएशंस होती हैं मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताने वाली हूँ. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो द रियलिटी. ओके, सबसे पहले चीज़ लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोस में मेरे ही वीडियोस में कमेंट्स देखे हैं कि आप कितने क्या बोल सकते कि कितनी ज़्यादा मेहनती हैं कि आपने पीएचडी में ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके और ये जियो साइंटिस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया, इतनी अच्छी रैंक ले आए. और मतलब ऐसे टाइप की मतलब आप ये बोल सकते कि मेरी प्रेज़ करते हो आप लोग. बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऐसा नहीं है. अगर मैं एक फ्रेशर होती जो फर्स्ट टाइम मतलब होता ना कि हाँ सिर्फ मैंने तैयारी शुरू कर रही हूँ, तो जितना मैंने पढ़ाई की है पीएचडी के साथ उसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता. मतलब मैं बहुत सच्चाई बता रही हूँ. एज अ फ्रेशर अगर मैं मानती हूँ खुद को और मैं फिर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की या फिर पेटेंट ऑफिसर की भी तैयारी करती जितनी मैंने अभी की है, मतलब पीएचडी के दौरान मैंने जितनी तैयारी की थी उतनी तैयारी से उतनी प्रिपरेशन से मेरा दोनों ही एग्ज़ाम में किसी में भी सिलेक्शन नहीं होता, मैं क्लियर नहीं कर पाती. इट्स अ लाइक ट्रुथ. ओके, वाई? बिकॉज मेरा क्लियर किस लिए हुआ, आई विल टेल यू द ओनली रीज़न. क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी बाकी वीडियोस देखी हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि मैंने पीएचडी ज्वाइन करने से पहले 2 साल का यानी 2 इयर्स का गैप लिया हुआ था, जिसमें मैंने घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ तैयारी की है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ गेट के पीछे मेनली तो गेट के पीछे मतलब पागल थी कि हाँ मुझे अंडर 10 रैंक लेके ही आनी है. तो मैंने जितना नेट गेट का सिलेबस है वो सब कुछ पता ही नहीं कितनी बार मैंने पढ़ लिया था. ओके, मैंने आप मान सकते हो नोट्स मेरे को एकदम याद हो गए थे, क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे ऐसे मतलब याद हो गए थे, पता है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ही छोड़ दी थे एट द एंड, क्योंकि मेरे को सारे आंसर्स याद हो गए थे. हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब सब कुछ एक एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है वो भी मुझे याद हो गई थी कि इस क्वेश्चन में मैं हमेशा ये मिस्टेक करती हूँ तो अब ये नहीं होनी चाहिए. तो इतनी बारीकी से मैंने तैयारी की थी. तो यू कैन थिंक ऑफ द लेवल ऑफ माई प्रिपरेशन. और उतना प्रिपेयर करने के बाद तो आप सोच सकते हो कि मुझे पीएचडी के दौरान कितनी ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी कि हाँ अरे मुझे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. तो ऑब्वियसली मैंने सब कुछ ऑलरेडी इतना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था. नाउ कम्स द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बता ही दिया. फर्स्ट थिंग इज़ कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए या फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत मेनली आप बोल सकते हो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन एनी एग्ज़ाम. फर्स्ट थिंग इज़ योर डेडिकेशन. हाउ मैड यू आर कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही है कैसे भी. तो आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, उस टारगेट को अचीव करने की, आपके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है उस डेडिकेशन को लेके कि हाँ ऐसा नहीं है कि 10 दिन फुल डेडिकेशन रहती है फिर नहीं यार छोड़ो, फिर 10 दिन फिर से आ जाती है फिर चलो छोड़ो. तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी डेडिकेशन में कि आप 2 दिन भी अगर आपने बीच में मिस किया है तो यू विल रियलाइज़ कि यार 2 दिन वेस्ट कर दिए मैंने. तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि आप ये बोल सकते हो कि ओब्वियसली डेडिकेशन है सब कुछ है, टाइम ही नहीं है पढ़ने का. चाहे आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी इन्वॉल्व हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो कंसिस्टेंसी डेडिकेशन का क्या कर लोगे, राइट. सेकेंड थिंग इज़ टाइम. थर्ड थिंग इज़ कि डेडिकेशन पूरी है, आप जुनून से चाहते हो, टाइम भी है, बट मेंटली यू आर अनस्टेबल.
चाहे किसी भी रीज़न को लेके, चाहे आपकी मेनली तो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर हमारी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे भी आप मान लो कि आप आज की जनरेशन की कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स का थोड़ा झगड़ा चलता है, या फिर खुद के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतनी ज़्यादा है, या फिर फादर नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो मेंटली हाउ मच यू आर स्टेबल, आप कितना काम हो. ओके, सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम. ओके, अब बात करते हैं पीएचडी की. भाई पीएचडी में आपको ये सब मिलने वाला है कि नहीं. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जब पीएचडी में एनरोल होते हो कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट होने वाली है. चलो इंस्टीट्यूट को हम सेकंड पॉइंट पे रखते हैं, नॉट ऑन द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट थिंग इज़ कि आप किस लैब में एंटर होने वाले हो. अब लैब का क्या मतलब है. लैब ऐसा नहीं है कि हाँ इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, ऐसा कुछ नहीं. लैब मतलब इंडिविजुअल लैब. लैब की सर्कमस्टेंसेस क्या है, लैब का इन्वायरमेंट कैसा है. लैब का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे, आपके गाइड पे, कि वो कितना सपोर्टिव हैं, मतलब आपके प्रोफेसर कितना सपोर्टिव हैं, एंड उनकी वजह से लैब का कल्चर कैसा है, लाइक लैब की टाइमिंग्स क्या है. ऐसा हो कि आपके प्रोफेसर चाहते हैं कि यू हैव टू बी देयर इन लैब बाई 9 o'clock in the morning and you have to stay back in your lab till 9 o'clock in the night or 10 o'clock, 11 o'clock. मतलब अगर ऐसा लैब टाइमिंग्स है तो आप भूल जाइए कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो. नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि अगर आपका ऐसा लैब टाइमिंग है और आप चाहते हो कि नहीं, ठीक है आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, माना मैंने, आप ट्राई करोगे कि लैब में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लो, बट लैब की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है किसी भी लैब में. ऐसा नहीं बोलती कि मैं गिनी चुनी लैब में होता है, इन मोस्ट ऑफ द लैब्स. और लैब्स की नहीं, ये तो आज की मतलब होता है ना कि आज के टाइम की बात है कि आपको कोई भी आपसे आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता. तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि नहीं ये ज़्यादा पढ़ रहा है, ये इस एग्ज़ाम में चला जाएगा, तो शिकायतें ऐसे चुटकियों में पहुंच जाती है. ओके, तो ये चीज़ है कि लैब का आपका कल्चर कैसा है एंड प्रोफेसर कैसे हैं. ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आपकी पर्सनल लाइफ की ही वॉट लगी हुई है, तो पढ़ाई तो कहाँ ही कर सकते हो. ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड प्रोफेसर कैसे हैं ये डिपेंड नहीं करता कि भाई आईआईटी के प्रोफेसर ऐसे होते हैं या फिर आईआईएससी के प्रोफेसर होते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के, किसी और यूनिवर्सिटी के. तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे और आपके लैब इन्वायरमेंट पे, लैब की टाइमिंग्स क्या है. ओके, नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, इंस्टीट्यूट. जैसे मैंने बोला, आप आईआईटी में जा रहे हो, आईआईएससी में जा रहे हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो अगर मैं थोड़ा सा जस्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट येस कंपैरेटिवली, जैसे लोकल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी मान लो, तो जैसे जीजेयू एक यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ हिसार में, तो वहाँ पे क्या है कि चल जाता है कि प्रोफेसर को ऑलमोस्ट पता ही होता है कि बच्चे हाँ साथ साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस पॉइंट. तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हाँ, मतलब बच्चे को भी इतना ज़्यादा नहीं रहता कि अरे प्रोफेसर को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा. बट ये वाला जो पॉइंट है आईआईटीज़ आईआईएससी में रहता है, इफ़ योर प्रोफेसर गेट्स टू नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, देन वॉट लग सकती है. ओके, 99% केसेस में वॉट लग सकती है. तो इसलिए जो दिमाग में टेंशन रहती है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कि आपका प्रोफेसर आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करेगा कि नहीं पीएचडी के साथ साथ आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो, बिकॉज दे आर लाइक इनटू द रिसर्च. एंड अगर आप उनकी लैब में आए हो तो ऑब्वियसली दे विल वांट कि आप रिसर्च ओरिएंटेड होने चाहिए और आप रिसर्च में अपना टाइम और अपने एफर्ट्स दें, राइट. तो इसलिए तभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर एंड द लैब यू आर एंटरिंग इन. ओके, सो सेकंड पॉइंट इंस्टीट्यूट. थर्ड पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ ठीक है, बहुत मेन है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट.
थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपने मास्टर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी में आपका एडमिशन हो रहा है, कहीं पे आपका नेट जेआरएफ हो गया है, और ठीक है बाय किस्मत तो आप मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी, चलो फिर भी हो गया आपका, एंड देन यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जीएसआई और एनी अदर एग्ज़ाम, तो आपकी प्रिपरेशन पीएचडी ज्वाइन करने से पहले किस लेवल की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर पीएचडी में थोड़ा बहुत भी टाइम मिल पाता है, मान लो अगर डेली के आप 3 आवर्स 4 आवर्स भी कंसिस्टेंटली दे सकते हो और आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, अच्छी खासी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस या फिर जो भी है सब कुछ पहले से बहुत अच्छे से कर रखा है, देन आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो, वो भी पीएचडी फर्स्ट ईयर में जब आपका कोर्स वर्क चल रहा होता है, या फिर कोर्स वर्क भी ना बोलें तो वो मतलब पीएचडी कंप्लीट करने का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर स्टार्टिंग में भी इतना ज़्यादा नहीं होता, बट जैसे जैसे सेकेंड ईयर ख़त्म होने को आता है ना, जैसे कि आपको जेआरएफ से एसआरएफ में जाना पड़ता है, तब हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग जाता है कि नहीं अब हम सीनियर हो गए हैं, एसआरएफ में जाने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंसिव देना है, तब प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो हम पीएचडी में भी हमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीएचडी को जस्ट इग्नोर करके और हम हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट ईयर में आप फिर भी लाइटली ले सकते हो, और आपकी पहले से प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी खासी है तो आप फर्स्ट ईयर में सोच सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं सोच सकते, क्योंकि फिर क्या हो पाएगा कि ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको टाइम चाहिए, राइट। तो अगर आपकी पहले से भी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको पीएचडी में भी टाइम देना पड़ेगा और उसमें भी, लेकिन होगा क्या, ना ही तो आप अच्छे से पीएचडी में टाइम दे पाओगे और ना ही आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, तो आप होता ना कि किसी भी साइड के नहीं रहोगे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन अप्लाइड कि अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पीएचडी फर्स्ट ईयर में सिर्फ सोच सकते हो, उसके बाद तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू पीएचडी और यू विल डिसकंटिन्यू पीएचडी एंड यू विल कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। ओके, सो दीज आर वेरी क्लियर थिंग्स, और आप मेरे को जस्ट एक एज अ एग्जाम्पल मान के मत चलना कि नहीं मैंने पीएचडी के साथ एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो इट इज़ पॉसिबल, नहीं, मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड थी कि मेरी ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, 2 साल मैंने सिर्फ तैयारी ही करी है, पूरे 2 साल, ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने 6 महीने का भी गैप लिया हो, तो दैट वाज द ओनली रीज़न मैंने पीएचडी के साथ साथ दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। अदरवाइज़ मैंने मास्टर्स के जस्ट बाद पीएचडी में एडमिशन लिया होता तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आप मैं चाहे कितना भी कर लेती, मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं पीएचडी के साथ, आपको आइडिया हो गया होगा। सो आप इस चीज़ को लेके मत रखना हाँ कि हाँ कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं उसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन योर लैब। ओके, तो वो बहुत बड़ा रीज़न है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड इन आईआईएससी, ही वाज अर्लियर डूइंग पीएचडी, थोड़ा सा भी टाइम नहीं था लैब में देने के लिए, बट he resigned from PhD and then he started preparing for GSI because obviously उनके पास पूरा टाइम था, पूरा फ्री टाइम एकदम। so in the first attempt like this year only prelims clear हो गया, मेंस क्लियर हो गया। why? because पूरा टाइम था, 24 आवर्स ही पढ़ाई के लिए अवेलेबल थे, तो ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए अगर अवेलेबल टाइम है तो हम हमारी डेडिकेशन से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बट स्टिल सम फ्रेंड्स आर देयर जो कि पीएचडी कर रहे हैं, वो क्विट भी नहीं कर सकते ड्यू टू देयर प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एंड स्टिल दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, बट ऑब्वियसली टाइम नहीं है, ऊपर से मेंटली जो हमें पीस चाहिए वो नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि यार 3 साल हो गए हैं पीएचडी के, कुछ तो करना पड़ेगा, एक भी पेपर नहीं आया है, तो ओबियसली उस स्ट्रेस के साथ हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन अलोंग विद पीएचडी, एंड आई होप कि आपकी थोड़ा सा जो डाउट है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के मतलब मत सोच लेना कि नहीं चलो एडमिशन ले लेते हैं, साथ साथ में प्रिपरेशन कर लेंगे।
अगर एक बार एंटर हो गए और 2 साल में कुछ नहीं हो पाया, दैट मीन्स आप दलदल में फंस चुके हो। ना ही आपसे प्रिपरेशन हो पाएगी और ना ही आपसे पीएचडी हो पाएगी। और पीएचडी क्विट करना भी बीच में बहुत बड़ा डिसीज़न हो जाता है और वो इतना आसान नहीं है, नॉट एट ऑल। ओके, सो टेक योर डिसीजन वाइजली, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, सी यू।